हेलो एवरीवन, दिस इज शिवा एंड यू आर वर्किंग ब्रेन टेस्टर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपका आज का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा सोशल साइंस का। बाय द वे, अगर जिसका अच्छा नहीं गया है तो वो अगले एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करे, और जिसका अच्छा गया है कॉन्ग्रेचुलेशन। और ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी हल्की मत कर देना। इसलिए एग्जाम की तैयारी जैसे आज आपने पहले एग्जाम की थी, बिल्कुल वैसे ही लास्ट एग्जाम तक की भी करनी है। आज हम साइंस के सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम करें क्या, हम सैंपल पेपर करें, हम नोट्स तैयार करें, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, इस दो दिन में के अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम। तो देखो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं पता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है एमसीक्यूज का, सीबीएसई का। तो सीबीएसई आपके टॉपिक से किन तरह के क्वेश्चंस देगी कोई नहीं कह सकता। हाँ, बस अनुमान लगा सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस इतना ही कुछ। हम सभी अनुमान के आधार पर, मतलब एक बेस नहीं है हमारे पास कि कैसा हो सकता है। इसीलिए आप एक सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए, आप देखिए उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट पेपर को सॉल्व कीजिए, उसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस तरह से इन 2 दिन में जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं सैंपल पेपर के, उतने ज्यादा कीजिए। मैं सैंपल पेपर ही क्यों कह रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया जा रहा है वो भी कर सकता हूं ना। देखो, सैंपल पेपर करने से क्या बेनिफिट होता है कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं, अलग अलग चैप्टर से आते हैं। कभी 10th चैप्टर से होगा तो कभी 2nd चैप्टर से होगा, कभी 11th चैप्टर से होगा, कभी 1st चैप्टर से होगा। और आगे पीछे ये चेंज होने की वजह से क्वेश्चंस को ना आपका जो माइंड है उसी हिसाब से फिर कवर करना शुरू करता है। आपके माइंड, अपने माइंड है वो हैबिचुअल हो जाता है कि यार हमने अभी ये किया था, अब ये कर रहे हैं, तो अब एकदम से ना टेंस नहीं होता। और 2 दिन पहले अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 2 दिन आप प्रैक्टिस करते हो सैंपल पेपर की, तो आपको बस इतना सोचना है कि बस मुझे सैंपल पेपर की तैयारी करनी है। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा यार ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या फायदा कंफ्यूज होने का। दूसरी बात, आप सैंपल पेपर करने से पहले मेरा सजेशन है आपको कि नोट्स जरूर पहले रीड करें, सैंपल पेपर फिर करें। क्योंकि नोट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप मतलब आप भूल चुके होंगे। आपको नहीं पता ना कि जो चीज भूल चुके हो तो क्या पता कि भूल गया हूं। अब पता ही हो जाए कि मैं ये भूल गया हूं तो उसे याद नहीं हो जाएगा। इसीलिए जो चीज आप भूल गए हो, नोट्स पढ़ने से आपको वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए सैंपल पेपर्स करने से पहले नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, ज्यादातर बच्चे बनाते हैं, और बाय द वे नहीं बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बनाया है, जो भी बनाया है आपने, उसको ही स्टडी कीजिए। अब आज हम क्या करने वाले, आज हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जितने सैंपल पेपर इन सैंपल पेपर इन 2 दिनों में डाल सकूं, डालने की कोशिश करूंगा। आप लोग इन सैंपल पेपर्स को देखिए कैसे किया जाता है। मैं सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स को ही करवाने वाला हूं, बायो में थोड़ा हाथ तंग है अपना मैथ्स का टीचर हूं मैं। सो अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम सैंपल पेपर फर्स्ट करेंगे, ये भी अरिहंत की बुक का ही है, और क्वेश्चंस ठीक है उसके अंदर, मुझे अच्छे लगे। हम फर्स्ट सैंपल पेपर शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। Okay, let's go to the first question. Vishal took 3 ml of potassium sulfate solution in beaker and added approximately 3 ml of barium chloride solution. Okay, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिला दिया विशाल ने। ठीक है, मिलाने पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपस में रिएक्शन करेंगे। इससे क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड BaSO4 बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। अब इसे हम बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस बाद में करेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहां पर व्हाट वी ही ऑब्जर्व, अब वो ऑब्जर्व क्या करेगा। तो पहले देखिए, पोटेशियम सल्फेट कुछ इस तरह का दिखता है और बेरियम सल्फेट इस तरह का। ये दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। अगर आप दोनों के सॉल्यूशन को लेते हो, सॉल्यूशन मतलब आपने पानी में मिला दिया और वो हो गया सॉल्यूशन। दोनों का आपने सॉल्यूशन लिया इस टाइप से और दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख पा रहे होगे कि व्हाइट फॉर्म नीचे इस टाइप से ना दिख रही होगी आपको, ये प्रेसिपिटेट है और कलर क्या है इसका, व्हाइट। अब ऑप्शन चेक करते हैं। इनसॉल्युबल येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, नो।
बिल्कुल नहीं। इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, यस, अभी हमने देखा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने इसे भी बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो कर भी देंगे, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन एक्सपेरिमेंट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड गैसेस प्रोड्यूस्ड आर, द गैसेस प्रोड्यूस्ड आर, जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो उसमें कौन कौन से गैसेस निकलती हैं? सीधी सी बात है, वाटर बनता है H2O से। H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब उसका हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा एज अ गैस फॉर्म। अब ऑप्शन चेक करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑप्शन में चेक करें। फर्स्ट, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यस ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको यहाँ पर इक्वेशंस दिए गए हैं और इन्हें बैलेंस इक्वेशन फाइंड करना है इसमें। फर्स्ट में देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो आप यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो मान सकते हैं, इसीलिए क्लोरीन यहाँ पर 3 हो जाएगा और एल्यूमिनियम 1। यहाँ चेक करते हैं, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 1, बट यहाँ पर तो 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल। क्लोरीन के एटम्स वहां पर 1 है बट लेफ्ट साइड में क्लोरीन 3 है यहाँ पर, इसीलिए ये बैलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, एल्यूमिनियम का एटम यहाँ पर 1 है, बैलेंस। क्लोरीन 3 है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ 1 है बट इसके सामने 3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोरीन के 3 एटम्स है यहाँ पर और यहाँ पर भी, इट मीन्स कि क्लोरीन भी बैलेंस है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नाइट्रोजन 3, अगेन नाइट्रोजन 3, यस बैलेंस। हाइड्रोजन 4 3 जा 12 प्लस, देखो ये इस हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 3 1 जा 3, 12 प्लस 3 15। यहाँ पर चेक करते हैं, 4 3 जा 12 और ये 3 हाइड्रोजन है, 12 प्लस 3 15, यस हाइड्रोजन बैलेंस है। लास्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, यार इट मीन्स ये बैलेंस है। पहला ही सेकंड हमको बैलेंस इक्वेशन मिल गया है, तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर एलिमेंट एक्स है जो एसिड से भी रिएक्शन कर रही है और वाई सॉल्ट और H2 बना रही है, एंड सेकेंड बेस से रिएक्शन कर रही है एंड Z सॉल्ट एंड H2 बना रही है। अब क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एलिमेंट एक्स with respect to reactivities with acid and base। देखो आपने ये पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब ये X जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और आपने ये भी स्टडी किया होगा कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होते हैं, यानी एल्यूमिनियम और जिंक में ये कैपेबिलिटी है कि ये बेस और एसिड दोनों से रिएक्शन कर सकें। अब ऑप्शन चेक करते हैं, इनमें एल्यूमिनियम या जिंक होना चाहिए। कार्बन नहीं, पोटेशियम नहीं, सोडियम नहीं, सॉरी सल्फर नहीं, जिंक, या जिंक है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ गिवन बिलो depicts the reaction between acid and base, which of the following solution and or sample is responsible for the decline of pH। decline of pH ग्राफ को देखने की जरूरत ही नहीं। अब आप देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला है डिक्लाइन ऑफ पीएच, यानी पीएच जो है वो कम हो रही है। पीएच कम हो रही है मींस कि वो एसिडिक हो रही है। अगर कोई चीज एसिडिक हो रही है तो उसमें एसिड मिलाया जा रहा है तभी तो एसिड हो रही है। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट कास्टिक सोडा नहीं, कास्टिक सोडा तो भाई बेस होता है ना, नहीं हो सकता। लेमन जूस, यस ये हो सकता है बिकॉज इट्स एसिडिक। बेकिंग सोडा नहीं, बेस होता है। कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, तो इसको मिलाया या ना मिला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लेमन जूस एसिडिक है, इट मींस कि एसिड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन रिएक्शन 2PbO, आप स्क्रीन पर देखिए, प्लस कार्बन इक्वल टू Pb प्लस CO2। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है विच इज क्वेश्चन नंबर 6, 2PbO प्लस कार्बन एरो 2Pb प्लस CO2। अब क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
जो ऑक्सीडाइज हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में देखें हम तो देखो PbO से ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहा है और Pb डिस्प्लेस हो रहा है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। हाँ, इट मीन्स कि कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मीन्स ऑक्सीडाइज क्या हुआ, कार्बन, कार्बन ऑक्सीडाइज। सेकंड, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, देखो ये PbO में से ऑक्सीजन निकालने का काम कौन कर रहा है, कार्बन ही तो कर रहा है। रिड्यूस करने का काम कौन कर रहा है ऑक्सीजन को, कार्बन। सो रिड्यूसिंग एजेंट भी कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। आप फिर से देखो बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरफ से, यहां पर भी आयन एक दूसरे को साथ रिएक्शन करेंगे, ऑफकोर्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के साथ में, और दिस वन प्लस माइनस के साथ में। सो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं इसको अलग एक बॉक्स में डाल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, which of the given option correctly represents the parent acid and base of sodium carbonate? parent acid and base, parent, ये क्या है एक्चुअली? parent acid and base कहने का क्या मतलब है कि वो रिएक्टेंट्स जिनको मिलाने पर सोडियम कार्बोनेट मिलता हो, सोडियम कार्बोनेट मिलता हो। इसका मतलब अगर यहां पर दिया हुआ है कि एसिड और बेस, इन दोनों को हम मिलाते हैं, कोई भी एसिड एंड बेस है, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। इसका मतलब कि एसिड और बेस दोनों में किसी एक में मतलब सोडियम होगा और किसी एक में कार्बोनेट होगा, यही ना। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन HCl, एसिड में ना तो कार्बोनेट है ना ही सोडियम है, हटा दीजिए। सेकेंड ऑप्शन CO2 सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2CO3 नहीं हो सकता। नेक्स्ट H2PO4, यहां तो कार्बोनेट है ही नहीं, ना तो फर्स्ट में है, ना सेकंड में, ना ही थर्ड में। ऑप्शन 4, अगर तीनों में नहीं है तो 4 में तो होगा ही होगा। H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NaOH, Na बेस में मिल गया और एसिड में CO3 मिल गया। इट मींस कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं लिखकर दिखा दे रहा हूं आपको, H2CO3 यानी कि एसिड प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, NaCO3 सॉल्ट प्लस H2, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2, पता ही होगा आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सब्सटेंस X टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को रेड करता है। अगर किसी बच्चे को ये याद करने में दिक्कत होती है कि बेस रेड करता है या ब्लू और एसिड ब्लू करता है या रेड, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको तरीका बताता हूं याद करने का। बेस बी से शुरू होता है एंड ब्लू भी बी से शुरू होता है। बेस ब्लू करता है, बेस बी से शुरू होता है, ब्लू भी बी से शुरू होता है, तो बेस ब्लू करता है, बचा क्या, एसिड रेड करता है। तो यहां ब्लू को रेड कर रहा है सब्सटेंस एक्स, इट मींस कि रेड करने वाला जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कह रहा है टर्न्स फिनोल्फथालीन कलरलेस। देखो जब आप एसिड को फिनोल्फथालीन की में मिलाते हो तो ये कलर चेंज नहीं करता, ये सिर्फ बेस में करता है, विच विल बी पिंक। आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है। ये एसिड में कोई कलर शो नहीं करता बट बेस में करता है। सेकंड, वेनिसेस स्मेल, वैसे फर्स्ट आंसर हमारा हो ही गया, वैसे सही कह रहा है वो, बट फिर भी मैं चारों ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं। ऑप्शन बी में वेनिसेस स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, बेस एक्चुअली क्लोव ऑयल के कलर को सॉरी स्मेल को खत्म करता है, एसिड डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल होता है ना, उसमें बहुत अच्छी महक आती है, खुशबू होती है।
अगर आप उसमें एसिड मिलाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी महक जैसी की तैसी है। बट अगर आप उसमें बेस मिला देते हो तो उसकी महक खत्म हो जाती है, चली जाती है। इसी तरह से वेनिशियस ऑर्डर ऑफ वनीला, ये वनीला में भी यही काम करता है, बेस टर्न मेथिल ऑरेंज टू येलो। नो, मेथिल ऑरेंज को येलो एसिड नहीं करता, बेस करता है, ठीक है। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मैं समझाता हूं आपको। मेथिल ऑरेंज इस टाइप से कुछ दिखता है, जहां पर मेथिल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज कलर का होता है, मतलब जब वो न्यूट्रल होता है, जब वो बेस से रिएक्शन करेगा तो वो येलो हो जाएगा, और जब एसिड से रिएक्शन करेगा वो तो रेड कलर का हो जाएगा। अब इसका आंसर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन एक्सप्लेन ज्यादा कर दे रहा हूं, ताकि अगर बाय द वे क्वेश्चन बदल के आ जाए, बाय द वे क्वेश्चन ये आ जाए कि सब्सटेंस विच चेंजेस द लिटमस पेपर इन रेड टू ब्लू, वो बेस हो जाएगा, तो फिर वहां पर क्वेश्चन पुट कर सकता है ना कि भाई वेनिला का जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, या फिर स्मेल लेस हो जाती है, क्लोव ऑयल का हो जाता है, या मेथिल ऑरेंज का भी दे सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, आप हीट दे रहे हो किसी भी प्रोसेस में, आप हीट दे रहे हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। यहां पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, आप यहां पर कोई भी वेपर है, वाटर का वेपर कहीं भी, उसमें उसको अगर आपको कंडेंसेट करना है, मींस आपको उसे वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा, उसमें से हीट निकाल लीजिए। यहाँ हीट दे नहीं रहे, निकाल रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को आप वाटर में डालोगे तो डाइल्यूट होता है, जब आप वाटर में डालोगे तो ये हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट करिए तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ये भी नहीं होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थर्ड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यस, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हम हीट देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जरा इसे इरेज कर दें, है ना। तो अब हम सीधा केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी है। क्वेश्चन नंबर 17, इससे पहले जितने भी 6 क्वेश्चन हैं वो बायो के हैं। अब हम 17 क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है which phenomenon is depicted in diagram given below। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक लड़का खड़ा है और वो स्टार को देख रहा है, और स्टार थोड़ा सा उसे नीचे दिखाई दे रही है। तो एक्चुअली ट्विंकल ऑफ स्टार का क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। तो रिफ्रैक्शन की वजह से आप स्टार्स को ट्विंकल करते हुए देखते हो। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, identify the optical element which forms a real magnified image and virtual image of an object in front of it। A thin diverging lens, a thin converging lens, a thick diverging mirror and a thick converging mirror। 4 ऑप्शंस हैं लेंस और मिरर के। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल, मैग्निफाइड इमेज एंड वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज इन द फ्रंट ऑफ इट। देखो, जब आप मिरर बनाते हो तो मिरर में ये इस टाइप से ये बैक साइड में इमेज बनती है, यहां पर बनती है। बट आप जब लेंस बनाते हो तो उसके इस तरह फ्रंट में बनती है। और ये कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन चेक करें, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस, यस, कन्वर्ज करने का काम कौन करता है? ये कॉन्वेक्स लेंस। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसको किसी, ये फोकस हो गया, ये भी फोकस पॉइंट है, मतलब ये सॉरी सेंटर पॉइंट है 2f, ये भी फोकस हो गया और ये 2f, 2 मान लेते हैं इसे 1 मान लेते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को जब हम 2f पर रखते हैं यानी C1 पर रखते हैं, इसे मैंने अपनी जो पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने C1 और C2 माना हुआ है।
जब आप इसको C1 पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो C पर बनती है, यहाँ पर बनती है C2 पर। तो सेम साइज का होता है यहाँ पर इमेज। ऑप्शन चेक करें, U इक्वल्स टू 2F होना चाहिए, क्योंकि ये देखो आप, ये F है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, F है, ये वाला डिस्टेंस भी F होना चाहिए, क्योंकि बीसी जो है तो सेम डिस्टेंस होगा ना, इक्वल पार्ट में बांटता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2F, यानी U जो होगा वो 2F के इक्वल होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जर्व द अबव फिगर, जो आपको फिगर ऊपर दिया गया है उसको ऑब्जर्व करना है। ये लाइन है और इस तरह से रे जा रही है, ये शायद टुवर्ड्स द नॉर्मल है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, यस अवे फ्रॉम द, नहीं टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी, ये इस टाइप से। तो आप देख पा रहे होगे ये एंगल जो है इससे थोड़ा सा मुड़ गया है, ऐसे जाना चाहिए था इसको, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। और नॉर्मल तरफ कोई ऑब्जेक्ट, कोई रे अगर मुड़ती है, इट मींस कि वो डेंस होगी। तो मीडियम ए जो होगा वो मीडियम बी से डेंस होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, मीडियम बी हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं देखो जो जितना डेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होता है, तो बी का तो नहीं होगा क्योंकि बी तो कम है ना डेंस, क्योंकि यहाँ से रे बेंट हो रही है नॉर्मल की तरफ, तो ए मीडियम जो होगा वो ज्यादा डेंस होगा। सेकेंड, मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू मीडियम बी, यस मीडियम ए जो है वो ज्यादा डेंस है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.3, मतलब वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में 1.3 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.42, और जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन दिस डाटा, इस डाटा के बेस पर अरेंज द वेवलेंथ ऑफ लाइट थ्रू इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है स्पीड लाइट की उतनी कम हो जाती है। आप सीधी सी बात है, भीड़ वाले इलाके में स्लो चलोगे और खुले वाले में जगह पे बहुत तेज चलोगे, तो जो डेंस होता है वहां पार्टिकल्स डेंस होते हैं और इसीलिए लाइट को मूव करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, स्पीड कम हो जाती है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो वेवलेंथ की बात कर ली जरा एक बार। ये देखो, ये मान लो एक वेवलेंथ है, ये बिल्कुल वैसे जैसे हम चलते हैं ना, चलते हैं हम तो स्टेप्स रखते हैं ना, ये ऐसे, ये तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप यहाँ पहुंच गया, ठीक। अब ये जो स्टेप्स हैं देखो बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप तेज भाग रहे हो, जब आप तेज भागोगे तो स्टेप बड़े होंगे, यानी वेवलेंथ बड़ा होगा। अब आप जब स्लो हो जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपके स्टेप्स छोटे हो जाएंगे। अभी चलते हो थोड़ा ना मत चलते हो, स्लो ही चलते हो, तो यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो छोटा होगा, ये लैम्डा डैश मान ले रहा हूँ, तो लैम्डा डैश स्मॉलर होगा लैम्डा के। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो जो जितना डेंस होगा लैम्डा उतना कम होगा, यही है ना। डायमंड सबसे ज्यादा डेंस है तो उसका जो लैम्डा होगा, लैम्डा डी, डी फॉर डायमंड, छोटा होगा, सबसे कम होगा। फिर वाटर का, क्योंकि वाटर डायमंड से कम डेंस है बट एयर ज्यादा डेंस है, तो ये वाटर का हो गया, और कम करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी, डेंस कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एयर का। यानी पहले डायमंड, फिर वाटर, फिर एयर। ऑप्शन चेक करें, डायमंड, वाटर, एयर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी। 22 क्वेश्चन नंबर, एक लेंस है, जगह ही नहीं बची, ओके कोई नहीं, यहां पे करते, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये नीचे से ढक दिया गया ब्लैक पेपर से, ये हिस्सा ना ये ढक दिया गया, इधर इधर पेपर लगा दिया ऐसे, इधर लगा दे, इधर लगा दे, इधर भी लगा दे। द इमेज फॉर्म्ड इज हाफ ऑफ, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो फोकस लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये सपोज करो ये फोकस पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे कह रहा है, वन ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहली चीज तो ये कि अगर आप लेंस को हाफ, 1/3, 1/4 कवर कर देते हो, थोड़ा सा हिस्सा भी छोड़ोगे आप, तो भी फोकस उसका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि फोकस डिपेंड करता है कर्वेचर ऑफ द लेंस को। देखो अब ये रेडियस, ये रेडियस,
इसका हाफ करोगे तो फोकस हो जाएगा। ठीक, मैं जब तक मैं यहां से एक बार काट दे रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए कि भाई ये जो है ये हिस्सा ये लेंस का पार्ट है। जब तक इस लेंस के जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, स्फेरिकल मिरर, जो मिरर हो या लेंस हो जो भी है, उसको आप जब तक इसका रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते तब तक इसके फोकस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां पर रेडियस पे तो कोई हमने फर्क डाला ही नहीं, हमने तो सिर्फ इसे कवर किया है, रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंस रेडियस चेंज नहीं हो रहा इसीलिए फोकस भी चेंज नहीं होगा। आप ये क्या, आप इतना ढक दो, जैसे ये मिरर है ना, ये इतना हिस्सा, ये पार्ट भी ढक दोगे तब भी चेंज नहीं होने वाला है। आप एक्सिस भी हटा दोगे तब भी चेंज, ये वाला जो पोर्शन है यहां से भी रे जाएगी और फोकस भी जाएगी। अब तो चेंज क्या होगा सर, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना भाई, इतना ढक्का में कुछ तो चेंज होना चाहिए। चेंज ये होगा कि जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी रफ होगी, वो थोड़ी धुंधली होगी। जैसे आपका तो आंखें सही होंगी, मैं आपको समझाता हूँ फिर भी। आप अपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति का, किसी ऐसे बंदे का जिसका चश्मा पहनते हो, जैसे मैं ही पहन रहा हूँ फिलहाल, तो अब आप चश्मा लगा के देखना सामने तो आपको धुंधली चीज दिखाई देंगी, दिखेगा नहीं आपको, अजीब दिखेगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर इमेज भी बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर क्या आया हमारा, ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं। द इमेज फाउंड इज हाफ, नहीं इमेज तो हाफ नहीं होगी। सेकंड, अ कंप्लीट इमेज इज फाउंड बट लेस इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस, यस इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, रेड कलर इज यूज्ड फॉर स्टॉप साइन इन द ट्रैफिक सिग्नल, विच फिनोमिनन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। रेड कलर हम ट्रैफिक रोकने की जो सिग्नल होती है उसमें हम यूज करते हैं, रेड यूज करते हैं रोकने के लिए, ग्रीन यूज करते हैं यस गो अलाउ करने के लिए, है ना। तो रेड ही क्यों यूज करते हैं, ऑफ कोर्स रेड की लैम्डा ज्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है वो उतना कम स्कैटर होता है, उतना कम स्कैटर होता है। अब जब फॉग होता है, चारों तरफ धुंध होती है, तो लाइट की जो रे है वो स्कैटर हो जाती है, व्हाइट लाइट की जो रे है वो स्कैटर हो जाती है, तो हमको बहुत दूर तक क्लियर नहीं दिखता। बट अगर रेड लाइट हो तो वो स्कैटर कम होगी, ऐसा नहीं है लेकिन कम होगी, और कम हो स्कैटर होने की वजह से वो दूर तक डिस्टेंस कवर करती है। इसीलिए यहां पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि भाई रेड लाइट को क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग जो है लाइट की वो होती है। अभी ऑप्शन चेक करें, डिस्पर्जन नहीं, डिस्पर्जन में तो भाई स्प्लिट होती है ना कलर, यहाँ पे स्प्लिटिंग की बात ही नहीं है, कोई थोड़ा ना रैम्बो बन रहा है हमारे। अभी ठंडी में क्या रैम्बो बनता है, आपने देखा है फॉग में रैम्बो बनता हुआ, फॉग में देखा ही नहीं, फॉग में धूप वो सन नहीं दिखता आपको, सनलाइट नहीं दिखती, रैम्बो कहां दिखेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमोस्फेयर, नहीं रिफ्लेक्शन भी कहां से आ गया, इसमें हो नहीं सकता। रिफ्लेक्शन नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल, यस स्कैटरिंग होती है, इसीलिए हम वहां पर रेड लाइट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। रिफ्लेक्टेड रे आ रही है प्लेन के ऊपर, अब फिगर देखोगे अगर तो। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, अ रे इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर एज शोन अबव, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द अबव रिफ्लेक्टेड रे इज। देखो अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, मैं ऐसा बना दे रहा हूं, यहां पर एकदम 90 डिग्री पर कोई रे आके टकरा रही है और टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां पर जो अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ये जो लाइन है, ये जो रे है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर है, कंसाइड कर रहा है, तो क्या कोई एंगल बनेगा, कोई एंगल ही नहीं बनेगा। एक नॉर्मल के ऊपर अगर आप इंसिडेंट रे रख दोगे तो कहां से बनेगा एंगल, एंगल तो तब बन सकता है जब इधर से आ रहा हो, साइड से आ रहा हो, है ना। तो यहां पर एंगल कुछ भी नहीं बनने वाला, जीरो एंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेक्शन बी पे आ गए हैं। द टेबल, पहले इसको वो कर लेते हैं इरेज, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सेक्शन बी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं लिख दे रहा हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 25, द टेबल प्रोवाइड्स द पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशंस पी क्यू आर एस, और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि P की वैल्यू 3 है, Q 10, R 5 एंड S 12 है। Which of the following correctly represents the arrangement of solution in decreasing order of concentration of hydrogen ions? डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन आयन देखो जैसे जैसे बेस बढ़ता है
जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती है, हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा है एस एंड सबसे कम है 3, पीएच वैल्यू 3। सो अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर देखोगे तो सबसे पहले पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू एंड नेक्स्ट लास्ट वन है एस। यस, पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले भाई ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो 3, ये थोड़ा कम एसिडिक है क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है। इसकी वैल्यू और कम, एसिडिक वैल्यू और कम हो जाएगी क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 10 है और इसकी एसिडिक वैल्यू 12 है, तो ये और भी ज्यादा कम एसिडिक होगा। और जैसे जैसे हम एसिड से बेस की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो हाइड्रोजन आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो बिल्कुल जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइड्रोजन का उसमें, और जो सबसे कम एसिडिक होगा वो सबसे कम हाइड्रोजन का उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। बहुत ज्यादा, मतलब ये तो बेस है फिलहाल एसिड क्या। और क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट किया है किसी स्टूडेंट ने। कॉपर सल्फेट में एल्यूमिनियम डाला गया, दूसरे में जिंक, तीसरे में आयरन एंड चौथे में कॉपर। आगे कह रहा है इन विच एक्सपेरिमेंट वुड ही फाइंड फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड डिपोजिशन। इसमें रिएक्शन किसमें करेगा? इन शॉर्ट ये कह रहा है कि रिएक्शन करने के बाद जो कॉपर है वो डिस्प्लेस होकर जो नीचे बैठ जाएगा, तो रिएक्शन तो होना ही है। तो यहां पर रिएक्शन किसमें करेगा? रिएक्शन करने से पहले ये हम समझते हैं जरा रिएक्शन करेगा कब। देखो, अगर किसी कमजोर आदमी से आपको सामान छीनना हो तब तो आप आसानी से छीन सकते हो, है ना, बस गया इधर ला सामान को। और अगर किसी ताकतवर से छीनना हो तो वो आपसे ही छीन लेगा उल्टा, है। बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी होता है। जो मेटल्स कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा एक्टिव है कॉपर से, वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, कॉपर को हटा देते हैं। अब हमें इन 4 फिगर्स में ये देखना होगा कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन से मेटल्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर 4 मेटल्स एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लास्ट में कॉपर दिया, उसको छोड़ दो, कॉपर से कॉपर तो डिस्प्लेस होगा नहीं। तो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन में हमें चेक करना है। देखो, आप एक तो आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो, कर सकते नहीं, करना ही होगा आपको, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है तो वो करना होगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता ही है, तो उसके लिए आपको सीरीज याद करना होगा। सीरीज याद करने का तरीका बहुत सारे आपको दिखेंगे यूट्यूब पर भरमार है, मतलब बहुत तरीके हैं याद करने के। तो खैर मैंने जो याद किया हुआ है वो तो डैट है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। बट दूसरा तरीका जो बहुत सारे तरीके है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। कैटरीना वाला वो जो एक और मेथड है माली वाला, है ना। तो कैटरीना वाले को देख लेते हैं क्या है। कैटरीना ने कार मांगी, कौन कौन सी? ऑल्टो, जैन, फेरारी। फिर भी बेचारी को क्यों मिली सिल्वर ऑडी? ये है। के से पोटेशियम, वैसे मैं पूरा एक बार लिख के दिखाऊं, देखो इसकी जरूरत नहीं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये। अब फिर से लेड हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेड हाइड्रोजन इसमें होना चाहिए था, खैर जो भी है। लेड हाइड्रोजन, कॉपर, मैग्नीज, सॉरी इस मैग्नीज नहीं होता, मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। देखो, पोटेशियम से मतलब के से पोटेशियम, एन से सोडियम, सी से कार, मांगी Mg, ऑल्टो Al, जैन Zn, फरारी Fe, फिर भी पीएच, यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए था पर नहीं है। क्यों मतलब यहाँ पे सी से रखिए, क्यों से कॉपर, मिली मतलब मर्क्यूरी से मर्क्यूरी, सिल्वर Ag, ऑडी Au, गोल्ड। तो एक तो ये तरीका याद करने का। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखो कॉपर से, इसमें ऑप्शन के उसमें जो 4 ऑप्शन दिए उसमें उसके अकॉर्डिंग
फर्स्ट है एल्यूमिनियम, यस ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम। जिंक, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर, सॉरी आयरन, आयरन 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 ये इधर ही होना चाहिए, आयरन ये रहा, ये भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ये तीनों रिएक्टिव है, तो तीनों रिएक्शन करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो तीनों करेंगे। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 27। The table shown below gives information about four substances A, B, C, D. Substances A, B, C, D आपको दिया हुआ है, हार्डनेस दिया है, डक्टिलिटी दी रखी है और लस्टर्स दे रखा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द नॉन मेटल फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंसेस। देखो सीधी सी बात है, जिसमें डक्टिलिटी और लस्टर्स नहीं होगा वही क्या बोलते हैं नॉन मेटल होगा। ये लस्टर हो सकता है एक बार की, मरकुरी है, लस्ट है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसमें डक्टिलिटी किसमें नहीं है, बी में नहीं है, बी में सॉफ्ट भी है और डक्टिलिटी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मुझे नहीं लगता 27 में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, हाँ इजी ही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स टू प्रोडक्ट्स। कॉपर हाइड्रोक्साइड कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे रहे, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये ओ कैपिटल है हाइड्रोक्साइड। इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, पहला कॉपर ऑक्साइड, दूसरा H2O, यस। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 2 मोल्स ऑफ कॉपर, 2 मोल्स ऑफ कॉपर, चलो ले लेते हैं 2 मोल यहाँ पे। 2 मोल की जरूरत ही नहीं है, तो बैलेंस है यहाँ पे, बैलेंस है तो नहीं तो 2 मोल्स ऑफ कॉपर की जरूरत ही नहीं हो रही आपको। 1 मोल ऑफ कॉपर, यस। 2 मोल्स ऑफ कॉपर, नहीं 2 मोल का है, 1 ही मोल है क्यूप्रिक ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। सेकंड, थर्ड सी, 1 मोल ऑफ कॉपर, यस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। 1 मोल ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, यस। 1 मोल ऑफ वाटर, यस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। मैग्नीशियम रिबन्स के दो लिए गए हैं, जिनको एक को ए में और दूसरे को बी में डाला गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. Amount of and concentration taken for both acids are same. जो acids लिए गए हैं दोनों वो सेम क्वांटिटी में है। Which of the following observation is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, चेक करते हैं। चेंज इन कलर, नो, कलर तो चेंज नहीं होता HCl का अगर मैग्नीशियम करवाए तो। फिजिंग ऑक्यूर्स इन बोथ टेस्ट, यस फिजिंग होगा, मतलब जो बबल्स उठेंगे उसमें से, और क्यों उठते हैं, HCl की वजह से, सॉरी हाइड्रोजन की वजह से। तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यस सेकंड और थर्ड भी सही है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। व्हाइट प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब ए, नो। देखो व्हाइट प्रिसिपिटेट कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, यहाँ तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब केवल डिस्प्लेसमेंट दिखता है, तो इसमें तो नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 4 सैंपल्स A, B, C, D वर टेकन, 4 सैंपल्स लिए गए हैं A, B, C, D एंड pH वैल्यू ऑफ वाज रिकॉर्डेड, और pH वैल्यू आपको रिकॉर्ड करके नीचे ग्राफ में दे रखा है, ठीक है। द ग्राफ वाज ड्रॉन इन ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 4 सैंपल्स, ओके। व्हिच सैंपल रिप्रेजेंट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 10 से 11 के बीच, 10.4 to 5 होती है। ऑप्शन चेक करें, यहां पर अगर आप देखो, पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, मतलब इस जो कॉलम्स आपको दिख रही हैं उनमें 7 और 14 दो ही नंबर्स हैं, तो वो ग्राफ जो 7 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 10 के समथिंग होता है ना, 7 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ए छोटा है, सी इक्वल है 7 के लगभग, और डी तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन नंबर 31। अब हम रीजनल क्वेश्चन पे आगे हैं। ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट है एडप्शन, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस यही है। आप बैलेंस क्यों करते हो इक्वेशन को, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। सेकंड रिएक्शन देखते हैं, in a balanced equation the total number of atoms of each element must be equal on both side of equation। एक बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, यस बिल्कुल सही है, दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों साइड होने चाहिए, तो अब दोनों सही कह रहा है, मतलब सही एक्सप्लेनेशन है इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
है ना। रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है ये का, तो सही है आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अजप्शन, बेकिंग सोडा इज एन एसिड। यार कैसे दिए, बेकिंग सोडा तो एसिड होता नहीं है। अब ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब आपको रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ऐसा कोई, हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, ए बी सी डी, चारों में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया कि दोनों ही गलत रॉन्ग हो। या तो ऑप्शन राइट होगा या फिर रीजन राइट होगा, या फिर दोनों राइट हो सकते हैं, दोनों रॉन्ग होंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अगर अजप्शन रॉन्ग आया है तो रीजन राइट होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं रीजन आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूं। बेकिंग सोडा हैज पीएच वैल्यू अराउंड 8.3, यस, क्योंकि बेस है तो इतना हो सकता है, तो सही है ये। नेक्स्ट चलते हैं, अजप्शन इनर, द इनर लाइनिंग ऑफ, क्वेश्चन नंबर 33 है, Adaptation. The inner lining of the small intestine have numerous finger-like projections called villi. बायो का है, बट इतना तो थोड़ा बहुत जानकारी है, तो ये सही कह रहा है, ये विली बोलते हैं। देखो पेट में हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ना, उनमें जो छोटे छोटे उंगलियों से निकले होते हैं, तो वो विली होता है। वो अब एब्जॉर्प्शन का काम करता है, किसी भी फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है लिक्विड फॉर्म में, पता ही होगा आप लोगों को ये चीजें, खैर मैं क्या बताऊं। तो ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट रीजन देखते हैं, द विली हेल्प्स इन ब्रेक डाउन। नहीं, विली कहाँ से हेल्प करेगा प्रोटीन को तोड़ने का, वो तो एंजाइम्स करते हैं ना। तो बी, सॉरी बी कह रहा हूँ, रीजन रॉन्ग है, ऑप्शन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 34, आउट ऑफ वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट obliquely at same angle would bend most in glycerin. आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। इनमें किसमें जो एंगल है वो ज्यादा बेंड होगा? देखो आपको पता होगा ग्लिसरीन सबसे ज्यादा, इन चारों में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, मीन सबसे ज्यादा डेंस है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेंस, और अगर ग्लिसरीन ज्यादा डेंस है तो एंगल भी उसको ज्यादा बेंड होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सॉरी रीजन चेक करते हैं। ग्लिसरीन हैज लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो। ऑप्शन तो सही कह रहा है बट रीजन सही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर रीजन सही नहीं है तो ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, है ना। तो अगर ऑप्शन सही है और रीजन रॉन्ग है तो ऐसे में सी ऑप्शन हो जाए। ऑप्शन नंबर 35, the table given below shows the displacement reaction of a few elements A, B, C, D with following solution one by one. आपको 4 मेटल्स A, B, C और D दिए गए हैं, जिसमें आपको कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, और इनमें से किससे रिएक्शन कर रहा है ये बताना है आपको। देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ABCD 4 है ना, उसमें आपको कॉपर सल्फेट, जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट, इनसे रिएक्शन करवाना है ABCD को। तो करवाने के बाद जो रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे टिक और क्रॉस से बता रखा है। अब अगर आप देखोगे तो इन तीनों में कॉपर सल्फेट, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, इन सब में देखो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो जिंक है, फिर आता है कॉपर, फिर आता है सिल्वर। अब यहाँ देखो ना, ये देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, फिर आता है कॉपर, फिर आता है सिल्वर। ये तो जो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा वो जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। अब ध्यान दीजिए, जिंक को जो रिप्लेस कर दे कौन है इसमें? ऑप्शन बी, केवल एक ही है, यानी बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है, बी सबसे ज्यादा एक्टिव। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो इनका अरेंज द मेटल्स ABCD इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बी। तो ये सबसे लास्ट में होगा, है ना, उसके बाद कोई और नंबर होगा, फिर कोई और होगा, फिर कोई और होगा यहाँ पे ये। अब अगर हमें ए मिल जाएगा तो चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे ए, ये देखो आप बी ना एक ही में है, लास्ट में बी एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सीधा सीधा। बट मैं आगे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर सी होगा क्योंकि लास्ट में बी आ रहा है, ठीक है, और इसमें एक ही ऑप्शन में बी है लास्ट में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिंक के बाद जो सबसे कम एक्टिव या रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या है? सिल्वर, सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव है तो इसको कौन कौन डिस्प्ले कर रहा है देखते हैं जरा। सिल्वर को देखो, एक तो ए रिप्लेस कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, तीनों कर रहे हैं, डी नहीं कर पा रहा। तो सबसे कम रिएक्टिव है उसको भी नहीं कर पा रहा है डी, यानी कि जो डी है वो और कम रिएक्टिव है। भाई
जो डी है वो जो सिल्वर है उसको भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो फिर सिल्वर से कम होगा ना उसका रिएक्टिविटी। अब अगर सिल्वर से कम रिएक्टिविटी है तो इसका मतलब वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि डी ही है जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो स्टार्टिंग में डी, लास्ट में बी। ऑप्शन चेक करते हैं, एक ही है सी, आंसर नंबर सी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बायो है 36, 37, 38, 39, नहीं 39 तो खैर फिजिक्स का है। लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स आर converge at point 20 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that size of image is equal to the size of the object? ये क्वेश्चन ऐसा ही पीछे भी पूछा था उसने। वो कह रहा है कि जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे। सी पर मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब सी पर रखना है यानी कि एफ पर डबल होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक बार। आपको दिया हुआ है लाइट रे फ्रॉम डिस्टेंस सोर्स आर कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर। कोई लाइट बहुत दूर से आ रही है और वो किसी कॉनकेव मिरर से टकरा करके एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है जो कि 20 सेंटीमीटर दूर पर है। मैं जब बना के दिखा दे रहा हूं आपको, ये कॉनकेव केव मिरर है जिसका फोकस पॉइंट एफ मान ले रहे हैं और सेंटर पॉइंट सी है, ठीक है, कर्व सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई रे दूर से आकर के एफ पे आ रही है, ये यानी कि जो एफ पॉइंट है ये इसका फोकस पॉइंट होगा। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 20, इसमें बोला है ना 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 हो गया। अगर ये 20 है तो ये वाला डिस्टेंस होगा वो 40 होगा, रेडियस 40 होगा। और इसने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज से इक्वल होना चाहिए। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तभी इमेज सी पर बनेगी और सेम साइज का होगा, यानी कि हमें 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना होगा, ये है। अब क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन चेक करते हैं। 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, बिटवीन 20 to 40, मोर देन 40 नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होगा। 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। If two thin lenses of focal length 20 centimeter and 25 centimeter माइनस में है are combined to form a single lens, then the power of combination। पावर पूछ रहा है P। P का फॉर्मूला क्या होता है? P1 plus P2। और P का फॉर्मूला एक और होता है 1/f1 plus 1/f2। सबको पता ही होगा आपको। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर के लिए 100 लगाना होता है और मीटर होगा तो 1 होगा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 100/20 प्लस 100/-25। ये डिवाइड करोगे आप 4, ये डिवाइड करो यहाँ पे 5, -4, 5 - 4 यानी कि 1। तो पावर कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग ओके, तो 38 तो नहीं होगा, बायो का है। 38 ये 37 नहीं था बॉस, कुछ मिस्टेक किया है मैंने। ये 39 था जिसकी वैल्यू आपकी 40 आ रही थी। ये 49 है, ये 40 है एंड ठीक है 41 बायो, 42 बायो, 43 यस फिजिक्स, 43 देखते हैं। An object AB is standing 40 centimeter in front of a diverging mirror. Its image appears 15 centimeter behind the mirror. The focal length of mirror will be। कैलकुलेशन की जरूरत है क्या इसमें? देखो बिना कैलकुलेशन करते हैं हम, मजा आएगा। इमेज से जो हम फिगर बनाते हैं ना उससे देखो, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो पता ही होगा आपको। ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखा गया है विच इज आई थिंक 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट कह रहा है, ये देखो ये फोकस, ये ऐसे फोकस जाएगा तो ये एफ हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका सी मान लीजिए। अब जो सेकंड रे जा रही है वो सी से जाएगी ऐसे। देखो ये रे तो वास्तव में पीछे की तरफ जाती है, पता ही होगा आप लोगों को, है ना। ये ऐसे, ये कटा हुआ होगा ऐसे ना। तो अब आप देखो जो इमेज है वो ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर बन रहा है, ये 15 है। तो देखो जो एफ होगा वो कितना हो जाएगा, मैं एफ मान ले रहा हूँ, प्लस पॉजिटिव होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, यही है ना।
बात को समझना, अगर इमेज 15 सेंटीमीटर बन रहा है और जो फोकस है वो 15 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 15 के बाहर है दूसरी साइड, यहां पर देख रहे हो लेंथ है इसकी थोड़ी ज्यादा होगी। अब आप ऑप्शन चेक करो, पॉजिटिव होना चाहिए और 15 से बड़ा होना चाहिए। बी और डी तो कैंसिल क्योंकि दोनों नेगेटिव है। ए 12 है, पॉजिटिव है बट 12 है, 15 से कम है, हमें 15 से ज्यादा चाहिए 24। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी। आ गया होगा बात मेरे समझ से। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो इमेज का डिस्टेंस है वी वो 15 है और यू 40 है, तो एफ कितना होगा। बहुत सिंपल सा है, आप इमेज बनाइए और सॉल्व कीजिए। इसका डायग्राम एक बार पूरा स्क्रीनशॉट लेना से ले लीजिए आप, फिर हम इसी क्वेश्चन को दोबारा न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43 को दोबारा से देखते हैं। आपको ये फिगर दिया हुआ इस टाइप से, और 40 सेंटीमीटर पर इमेज ऑब्जेक्ट को रखा गया, यू इज 40 सेंटीमीटर। इफ इट्स लेफ्ट साइड इट विल बी नेगेटिव। टकरा कर जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, विच विल गो थ्रू फोकस पॉइंट इफ वी प्रोड्यूस इट, एंड सेंटर पॉइंट विल बी सी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इमेज है, इमेज टू इमेज, लेट्स ड्रॉ another ray which reflect again towards the object. Yes. Now जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों रेस जो हमने प्रोड्यूस किया है इंटरसेक्ट करते हैं, that will be image A dash B dash, and this one is object. अब ये जो इमेज बन रही है ना, ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ये 15 है और ये 14 है। आप ये देख पा रहे हो कि इमेज है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, v की। अब आपको क्या फाइंड करना है, f की। f क्या है ये पूछ रहा है। मैंने इसका दूसरा तरीका बता रखा था आपको कि भाई जो f है वो 15 से तो ज्यादा ही होगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में बन रहा है। तो ऑप्शन में हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी 24। इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f फाइंड करना है, 1/v इज 15 प्लस 1/u इज 40, बट नेगेटिव होना चाहिए, है ना। सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 120 15 से डिवाइड करो 8, 4 से डिवाइड करो 3, ये हो जाएगा आपका 5/120। डिवाइड करोगे 1/24, ये 1/f की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, f इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। A 6 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal of axis of convex lens of focal length 25 centimeter. एक कॉन्वेक्स लेंस है 25 सेंटीमीटर, उसका फोकल डिस्टेंस है, जिसके से थोड़ा सा आगे 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट रखा गया। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 40 सेंटीमीटर। समझना, एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स ही है आई थिंक, यस। यहां पर इसका जो फोकस पॉइंट आपको दिया हुआ है वो आपको दिया है आई थिंक 25 सेंटीमीटर। देन द रेडियस विल बी 50 सेंटीमीटर, यस। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 40 सेंटीमीटर, तो ये 25 है, ये भी ठीक है, और ये टोटल ये 50 हो जाएगा। 25 और 50 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, क्योंकि 40 बोल रहा है ना, तो ये इसको बीच में रखा गया। बात को समझना, जब ऑब्जेक्ट को C और U F के बीच में रखते हैं, जब आप U यानी ऑब्जेक्ट को C1 F1 F2 C2, जब आप C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनता है C और इनफाइनाइट के बीच में, यानी इमेज जो बनेगी वो 50 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, क्योंकि आप समझो C के बाद बन रहा है ना, और C जो है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, इसका मतलब इमेज बनेगा वो 50 सेंटीमीटर से दूर बनेगा। अब देखते हैं ऑप्शन चेक करके। फाइंड द डिस्टेंस इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। साइज क्या होगा, तो देखो साइज इसका दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। और आप याद करो, मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट को आप C के बाद रखते हो तो इमेज की साइज बड़ी हो जाती है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। यानी इमेज जो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, रियल, एंड ग्रेटर देन
ऑब्जेक्ट, यानी m जो है वो ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, हम ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। यहाँ ऑप्शन देखो, -10 एंड +10 है। ये इतना बड़ा तो हो नहीं जाएगा, या +66.67 इतना ज्यादा तो ना हो जाएगा, या -66.67, थोड़ा ही तो बढ़ेगा। तो ये 10 माइनस का होता है, फिर प्लस का। अब ये नीचे की तरफ बन रहा है, रियल बन रहा है, तो -10 ही होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, बी। आ गया होगा आई थिंक समझ में आप लोगों को। बाय द वे नहीं आया तो और देखिए इसको एक बार से देखिए। पहले आप इसका v निकालिए। 1/f इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है 25 इक्वल्स टू 1/v हमें फाइंड करना है माइनस 1/u दिया हुआ है आपको कितना, माइनस होगा 25। माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, इसको जल्दी आइए। 1/u कितना है आपका, आई थिंक 40 है ना, यस 40। तो ये हो गया 40 को जल्दी आइए। 1/25 माइनस 1/40 इक्वल्स टू 1/v। सॉल्व करेंगे तो 40 25 एलसीएम ले लीजिए इसका, 200, यस 25 से डिवाइड करो 8 टाइम्स जाएगा, माइनस 40 से डिवाइड करो 5 टाइम्स इक्वल्स टू v। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200/3। ये हमें पता है जो v और u का रेशियो होता है वही h डैश और h का रेशियो होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज और इमेज का साइज, उनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम होता है। रख देते हैं h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u। h डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, h है 6 आपका, इक्वल्स टू ऊपर है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। v आपको दिया हुआ है 200/3, मतलब फाइंड किया हमने 200/3 अपॉन u आपको दिया था 40, ये डिस्टेंस 40 है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 40 से ये कैंसिल, 4 5 जा 20, 5/3, 6 को उधर ले जाओ, h डैश इक्वल्स टू 5/3 इंटू 6, 6 2 जा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। आगे और बात समझ में, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ये कुछ मिस्टेक किया है क्या, 40 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखो मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ, एक तो इमेज से, मतलब जो भी आप फिगर बना रहे हो फिगर से, और दूसरा ये फॉर्मूले से। आपको जो सही लगता है आप वो यूज करो, कोई इशू नहीं है। बट मेरा एडवाइस है कि जो इमेज है ना, ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट है। एक तो आंसर गलत होने के चांसेस कम है, कैलकुलेशन में उसका मिस्टेक होता है, इसमें मिस्टेक जल्दी नहीं होगा अगर आपकी प्रैक्टिस है तब। और बाय द वे आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो भाई फॉर्मूले वाले पे जाइए, वो बेटर है। क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाता है। अगर आपका इमेज परफेक्ट है, आपने तैयारी की है, तो माइनस प्लस की मिस्टेक होगी नहीं। और अगर आपने इमेज की तैयारी नहीं कर रखी, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फिर भाई मुश्किल है थोड़ा सा, आपको फिगर की तैयारी तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 45। अब द अबोव ऑप्टिकल एलिमेंट इज अ स्फेरिकल मिरर। जो ऊपर आप फिगर देख रहे हो वो एक मिरर है, ठीक है, which produces an image of magnification -1 on the screen placed at the distance of 50 cm from the mirror। यहाँ पर एक मिरर है, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट के से जो इमेज बन रहा है, वो कहीं बन ही रहा होगा, वो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों से जो मैग्निफिकेशन बना वो 1 है, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हाइट के हैं। ऐसा तभी होता है ना, देखो मैं समझाता हूँ। m इक्वल टू 1 कब होगा, m इक्वल टू -1 है, तो 1 कब होगा, जब v अपॉन u में v इक्वल हो जाएगा u के। अगर v इक्वल हो जाएगा तो v की जगह u रख सकते हैं ना, u अपॉन u से u कैंसिल, क्या आ गया 1। और नेगेटिव क्या शो करता है कि वो नीचे की तरफ इमेज बन रही है, नीचे की तरफ। नीचे तभी बनती है जब रियल होता है इमेज, है ना। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस पे होगा, भाई देखो u और v दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि v और u का डिफरेंस कितना है, मतलब कहने का ये है कि मान लो कि मैंने ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, यहाँ पर u रखा है, कुछ डिस्टेंस पे है u, ठीक है, और v भी इसी के ऊपर है, ठीक है, यहीं पर है, यहाँ सेम है, ऊपर ऑब्जेक्ट है, नीचे इमेज है। इनके भी डिस्टेंस कितना है, इसमें डिस्टेंस ही नहीं है, या तो बिल्कुल खत्म हो गया मामला, मतलब है ही नहीं डिस्टेंस बिल्कुल, इसीलिए जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 46। If the speed of light is this, the speed of light is what is this, then the refractive index। ये क्या क्वेश्चन है ये आपको पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, P अपॉन V। P की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ अपॉन 2.2 × 10⁸। ये डिवाइड कर दो, ये पॉइंट उठाकर 30 कर दो, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा,
1.4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47। Two media are joined together in contact and ray of light travels as shown in the figure। फिगर में आपको दो रे मतलब एक रे दिखा रखा है, मीडियम है 1 और 2। मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। बारे कुछ नहीं करना है इसमें, वही फिर से साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ, साइन आई साइन 45 साइन आर। आर देखो पहली चीज तो देखो मैं एक तरह मैं बता दूं आपको, ये ऐसे ये 45 है, तो जो नॉर्मल से एंगल बनेगा वो भी 45 डिग्री का ही होगा। ये यहाँ पर 30 है, तो जो नॉर्मल से बनेगा वो कितना हो जाएगा 60, टोटल 90 होता है तो 60 हो जाएगा। अब आपको साइन आई से 45 रखना है, बट साइन आर जो है ना वो 60 रखोगे, जो नॉर्मल से एंगल बनता है उसी को लिया जाता है, 30 ही लेना है आपने। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 वैल्यू √3/2 होती है, 2 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2/3√2। देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 √2 अपॉन 3√2। √2 से √2 कैंसिल, क्या बच गया √2 अपॉन √3। √2 अपॉन √3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। फिर से भाई यार वो दे रखा है आपको जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, रिपीट कर ले रहे हैं। जिंक ग्रेनुल्स वर एडेड टू जिंक सल्फेट। जिंक ग्रेनुल्स को ऐड किया गया जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट में, एंड आयरन सल्फेट में भी है, एज शोन बिलो इसमें। तो अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगा। फर्स्ट देखते हैं, इन बीकर सेकेंड जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से। देखो जिंक जो है रिएक्टिव होता है कॉपर से, हमने पढ़ा था अभी, तो यस ये डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट, इन बीकर थर्ड बीकर में जिसमें एल्यूमिनियम सल्फेट है और फिर जिंक है, उसमें जिंक विल डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम सल्फेट। जिंक डिस्प्लेस करेगा एल्यूमिनियम को। अब आपको जो जिंक जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से, हमने उस समय पढ़ा था कैटरीना मांगे, कार, ऑल्टो, जैन, फरारी। तो ऑल्टो में एल था, उसके बाद जैन यानी कि जिंक था। ऑल्टो, एल्यूमिनियम, जिंक, जैन से जिंक। तो एल्यूमिनियम पहले आ रहा है, जिंक बाद में आ रहा है, इसमें जिंक कम रिएक्टिव है तो वो तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए सेकंड तो ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, द बीकर फोर्थ बीकर में जिंक और आयरन सल्फेट है। जिंक विल नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन, यस। अब देखो जो जिंक होता है, जिंक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कैटरीना मांगे कार, ऑल्टो, जैन, फरारी। तो जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जिंक जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है तो करना चाहिए उसको। इट मीन्स कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब केवल आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट जा रहा है जिसमें कॉपर को बीकर जिंक ही डिस्प्लेस करेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, जगह भी नहीं बची। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पहले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Okay, let's go to the next section, section C, case 1. 4 groups of students were assigned on separately the experiment of interaction of iron nail with a solution of copper sulfate. 4 ग्रुप ने 4 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालकर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट किया है। वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो किया वो लिखा हुआ है नीचे टेबल में, आप देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ए बी सी डी, इनिशियल कलर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो कलर सॉल्यूशन का नेल डालने से पहले था सॉल्यूशन का, वो था ब्लू, बी के अकॉर्डिंग ग्रीन, सी के अकॉर्डिंग ब्लू एंड डी के अकॉर्डिंग ब्लू। फाइनल कलर मतलब कील डालने के बाद कुछ टाइम बाद, रिएक्शन के बाद, जो कलर था ए के लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू ए कलरलेस, अकॉर्डिंग टू बी ग्रीन, अकॉर्डिंग टू सी ब्लू एंड डी लाइट ग्रीन। आगे वो कह रहे हैं कि आयरन नेल का जो कलर था रिएक्शन के बाद वो ब्राउन कोटिंग का था, मतलब ब्राउन कलर का कोट उसके ऊपर चढ़ गया था। अब क्वेश्चंस देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन से टाइप का एक्सपेरिमेंट है।
देखो अब आयरन ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन ने CuSO4 को डिस्प्लेस किया, जिससे क्या बना आयरन सल्फेट प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड ऑल द ऑब्जर्वेशन करेक्टली? इनमें से किस ग्रुप ने करेक्ट ऑब्जर्वेशन लिया है? अगर आप देखोगे तो डी ने पहले ब्लू बताया था, फिर लाइट ब्लू बताया था। एक्चुअली इस रिएक्शन में होता भी यही है, जब आप जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, और जब आप उसमें आयरन डाल देते हैं तो रिएक्शन हो जाता है कॉपर सल्फेट से एंड कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। उसके बाद जो लाइट जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो लाइट हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन नेल इज ड्यू टू, ब्राउन कोटिंग क्यों होता है? देखो सीधी सी बात है, ब्राउन कलर का जो जो उसके ऊपर जो लेयर चढ़ती है ना वो कॉपर की डिपोजिशन की वजह से होती है। देखो रस्टिंग तो है नहीं, क्योंकि रस्टिंग में ऑक्सीजन रिएक्शन करता है आयरन से, आयरन ऑक्साइड बनाया था, आयरन ऑक्साइड तो बन नहीं रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो आयरन सल्फेट बन रहा है। दूसरा ऑक्सीडेशन भी नहीं है, और ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, कॉपर के डिपोजिशन की वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन रिएक्टिव है कॉपर से, आप देख पा रहे हो आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर केस थर्ड, पहले स्टडी कर लेते हैं जरा। विनीता डेमोन्स्ट्रेटेड एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ मेनी कलर्स, शी सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज शोन। विनीता ने व्हाइट लाइट को स्प्लिट किया, स्प्लिट करके स्पेक्ट्रम को किसी स्क्रीन पर लिया, ठीक है। अब वो ये कह रही है, क्वेश्चन में कह रहा है, सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, खाली टेक्स्ट को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप देख सकते हो अगर बाय द कोई दिक्कत हो तो। Which optical element A is used by Vinta to perform this experiment? कौन सा एलिमेंट A यूज किया गया होगा? सीधी सी बात है, स्प्लिट लाइट को स्प्लिट करने का काम कौन करता है? प्रिज्म, ऑफ कोर्स प्रिज्म होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर सी। 58, C observes that there are 7 colors in the spectrum, which color suffers least deviation and most deviation? देखो डेविएशन किसमें ज्यादा होगा? जिसमें जो ज्यादा बेंड हो रहा है वो ज्यादा डेविएट होगा, जो कम बेंड हो रहा है वो कम डेविएट होगा। हमें पता है विबज्योर में वॉयलेट नीचे होता है और रेड ऊपर होता है, विबज्योर में पता ही होगा आपको, विबज्योर। तो इसमें वॉयलेट का जो डेविएशन वो ज्यादा है और रेड का डेविएशन कम है। ऑप्शन चेक करते हैं, रेड कलर सफर्स लीस्ट डेविएशन व्हाइल वॉयलेट कलर सफर्स मोस्ट डेविएशन। यस, ऑप्शन नंबर ए सही कह रहा है ये कि रेड कम डेविएट होता है एंड वॉयलेट ज्यादा। Four color rays are shown in the figure. Which color has more speed in prism? देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ऑप्शन में जो P, Q, R, S 4 आपको कलर्स दिए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? तो जो कम डेविएट होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि उसका जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो ज्यादा होगा। मींस सबसे ऊपर कौन है? P, सबसे कम डेविएट हो रहा है, इसीलिए P की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, Among the 7 colors observed in experiment, which color is having the shortest wavelength? सबसे shortest wavelength किसका होगा? तो ज्यादा डेविएट हो रहा है। देखो जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे जो डेविएशन है वो कम होती जा रही है। वेवलेंथ को आप कम करोगे तो डेविएशन बढ़ेगा। मैं समझा देता हूँ जरा ऐसा क्यों होता है। देखो ये एक वेव है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं जिनका वेवलेंथ कुछ लैम्डा है, ओके। मैं समझाता हूँ कैसे कह रहा हूँ। अगर आप तेज से दौड़ोगे तो आप क्या करोगे? लंबे पैर रखोगे, होगा ना ऐसा। तो यहां पर आप देखो, यहाँ स्पीड ज्यादा है तो वो लंबे पैर रखते हैं, इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक। अब आपने चलना शुरू कर दिया या धीरे दौड़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा? अब आप पैर स्मॉल रखोगे इस टाइप से, तब जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेवलेंथ डेंस मान ले रहा हूं मैं। तो जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाते हो वेवलेंथ भी बढ़ता है, स्पीड कम करोगे वेवलेंथ कम होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? तो जो सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है वो सबसे ज्यादा क्या नाम, इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगा। तो इसका मतलब वॉयलेट जो सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा होगा बात समझ में?
आज हम सैंपल पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड सैंपल पेपर हम जल्द ही शुरू करेंगे। आप मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं अपलोड कर दूं सेकंड पेपर भी। मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी होती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, बट मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्स के टाइम पे मैं जितने ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं करूंगा। आप लोगों को मैंने जैसा कि प्लानिंग बताया था कि पहले नोट्स स्टडी करने हैं, फिर सैंपल पेपर पे आना है, वैसा ही कीजिएगा। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। और थैंक यू इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। कोई कमी हो तो जरूर मुझे कमेंट बताना। थैंक्स अ लॉट।